Okay, good evening, all of you. Good evening, Prasad. Good evening, Zanvi, Chaitali. Good evening, Swati. Good evening, Pranay. Good evening, Rayli. Good evening, Yogini. Good evening, all. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि कल के लेक्चर्स में जो भी पोर्शन हम लोगों का यहाँ पे स्टडी हुआ था एक बार आज रिवाइज करेंगे। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज हमारा लेक्चर जो है 5th है, जिसमें एक तो कल के लेक्चर्स का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये रिवाइज करेंगे। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके आज आपको होस्ट वाले इसमें ही चैट रिस्पॉन्स करना है, को होस्ट में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ओके चलो ऑल क्लियर है, वेरी गुड। चलो तो कल के स्टेप में हम लोगों ने जो यहाँ पर स्टडी किए थे तो इसमें हम लोगों ने पहली चीज तो क्या देखे थे बेटा, स्पायरोमीटर, रेस्पिरोमीटर हमने देखे थे। तो रेस्पिरोमीटर जो है यहाँ पे देखो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके जिसे इस तरह से मुंह में लगाया जाता है, नोज बंद कर दी जाती है और इन जो एयर का फ्लो है उसको मेजर किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली चीज तो इस तरह से जो मीटर जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया उसका आउटपुट जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके तो इसमें डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स हमें पता चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का कैपेसिटी जो है वो हमें समझ में आएगा। ओके तो चलो वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की हम बात करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग पार्ट जो है वो समझेंगे अभी। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से यदि हम लंग्स की बात करें तो ये हमारा लंग्स हो गया। यदि मैं इसी लंग्स को यदि बनाऊं तो इस तरह से लेफ्ट और राइट लंग्स ऐसे बनेंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक लंग्स का स्ट्रक्चर है। सिंपल टर्म में मैं आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये जो हमारा टर्म है तो इसमें इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक लंग्स में ऑलरेडी पहले से हवा भरी हुई है, ओके भरी हुई है कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एयर फील है, एक ये वाला एयर है। इसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर भी एक एयर फील है, ये वाला। और जब हम ब्रीथ इन करते हैं नॉर्मल ब्रीथ, तो नॉर्मल ब्रीथ और नॉर्मल ब्रीथ आउट होगा तो इसमें क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ और ब्रीथ आउट में लंग्स का साइज ये तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि एयर को हमको अंदर लेना है, तो एयर को अंदर लेना है तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा देना पड़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और आप जानते हो गैस का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में आ जाएगी। ये हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में समझे थे। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है ये समझा रहा हूं। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में यहाँ पे ये ऑलरेडी जो लंग्स का साइज है, यदि मैं इतना एयर ले रहा हूं तो लंग्स का साइज इतना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे, टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल ब्रीथ इन और नॉर्मल ब्रीथ आउट जब मैं करूंगा तो नॉर्मल ब्रीथ इन और नॉर्मल ब्रीथ आउट में एयर जो है या तो अंदर आएंगी या एयर बाहर जाएंगी, जिसमें लंग्स का साइज कम होगा या फिर बढ़ेगा। जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग में विदाउट एनी एफर्ट जो मैं एयर ले रहा हूं वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम और ये होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml। तो इसको यदि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यदि मैं रिप्रेजेंट करूं और इस तरह से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें नॉर्मल ब्रीथ इन मतलब इनहोलेशन हो जाएगा, नॉर्मल ब्रीथ आउट मतलब एक्सोलेशन हो जाएगा। तो इनहोलेशन और एक्सोलेशन इतना एक डाटा यदि मैं देखूं तो ये होता है 500 ml, जो कि टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये समझा, ठीक है, ये हम लोगों ने कल टाइडल वॉल्यूम में समझे थे। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम को हटा दो। अब टाइडल वॉल्यूम को यदि हम हटाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब एक एफर्ट लेते हैं, ठीक है। अब एफर्ट यदि हम लेंगे तो एफर्ट लेने के बाद क्या बोलना चाह रहे हो बेटा मयूरेश, बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या, नहीं बेटा बोर्ड ब्लर नहीं हो रहा है। आप रिज्वाइन करो क्लास को, बाकी लोगों के साथ सही है क्या बेटा, रिस्पॉन्स करो। यार बोर्ड ब्लर नहीं है मेरे पास से, क्लियर है बेटा, रिज्वाइन करो।
मयूरेश रिज्वाइन करो। हाँ, तो अब देखो, अब मैं फोर्सफुली ब्रीथ इन कर रहा हूं, तो फोर्सफुली ब्रीथ इन जो हुआ, तो यहां पे क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के बाद जितना टाइडल वॉल्यूम मैंने लिया उससे ज्यादा और एयर को मुझे इतना लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो रहेगा, ये पहले का तो टाइडल वॉल्यूम था, एक्स्ट्रा एयर जो मैंने लिया वो कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो कितना एयर हम ले रहे हैं, तो कितना एयर ले रहे हैं, तो फिर से ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बना, इस ग्राफ में क्या हुआ बेटा, नॉर्मल ब्रीथ इन इनोलेशन, नॉर्मल ब्रीथ आउट एक्सोलेशन, डीप ब्रीथ इतना। तो इतने में ये वाला जो है, ये ऑलरेडी आपका टाइडल वॉल्यूम तो था ही था, बट एक्स्ट्रा आपने जो एयर लिए एफर्ट के बाद, फोर्स लगाने के बाद, तो इतना जो एयर आपने लिए, तो यहां से लेके यहां तक के अभी हम इसे मेजर करेंगे, तो ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, पर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है कितना, 2500 से लेके 3000 ml जो है, इतना एयर जो है फोर्सफुल इनहॉल करने के बाद हम एयर जो है इनहॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्या चीज, टाइडल वॉल्यूम, और ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इस तरह से यदि हम इस टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को देखें और दोनों को यदि कैलकुलेट करें, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां से लेके यहां तक इतना जो एक यदि हम कैलकुलेशन करें, तो उसमें दो चीज आ रही है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या निकल के आ जाएगा बताओ, ये निकल जाएगा हमारे लंग्स का इंस्पायर करने का कैपेसिटी, जिसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इतना समझ में आ गया है, रिस्पॉन्स करो, चलो वेरी गुड। अब यहां पे देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है इसको हम अलग कर देते हैं, ये वाला पार्ट। अब एक काम करते हैं, देखो हमको फोर्सफुल इंस्पायर करना था तो लंग्स के साइज को और बढ़ाना पड़ा। अब एक काम करते हैं, हम नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हैं और फोर्सफुली ब्रीथ आउट करेंगे। तो फोर्सफुली ब्रीथ आउट में क्या होगा, और जो इतना एयर है, तो देखो नॉर्मल ब्रीथ आउट मतलब ये टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दो, तो लंग्स का साइज इतना छोटा हो जाएगा। और एक काम करते हैं, और फोर्स है, और फोर्स लेकर के ब्रीथ आउट करो, तो ये जितना ये एयर है अंदर, आपको ये वाली जो दिख रही है, ये वाली, ये भी बाहर निकल जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगी तो लंग्स का साइज और छोटा हो जाएगा, हो गया ना छोटा, और छोटा हो गया। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, मतलब जो फोर्सफुली आप जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इतना एयर को भी आपने बाहर निकाल दिए फोर्सफुली, तो ये कहलाएगा ERV। समझे, क्लियर हुआ। तो अब देखो, फोर्सफुली यहां से इतना आपने बाहर किए, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां से लेके यहां तक के का जो पोर्शन है। तो अब एक काम करते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो 1000 से लेके 1100 ml जो है, ये आता है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसमें यदि इस टाइडल वॉल्यूम को हम जोड़ दे, तो डेटा जो है कहां से कहां तक क्या आएगा बताओ, इतना आपका टाइडल वॉल्यूम है और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना जो डेटा है आपका, ये मींस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताओ क्या आ गया, ये क्या निकल के आ गया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आ गया, इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्या बन गया बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। किसी को भी कुछ नहीं समझा तो पूछना मुझसे, ये वाला ग्राफ या ये वाला डायग्राम, ये फॉर्मूले या फिर जो भी डेटा है, नहीं समझता अभी पूछ लो, आज हमें ये एनी हाउ क्लियर करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, सारा रिलेशन देखेंगे बेटा। आगे हम पल्मोनरी एल्वेलर परफोरेशन रेशियो देखेंगे, 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन ब्लड के पास गया, 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से पास होता है, कितना एयर 1 मिनट में एक टिश्यू और एक सेल्स को जाता है, एक एक चीज का रिलेशन है, समझे, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके बेटा, प्रणय समझ में आ गया। तो हमने क्या देखे, टाइडल वॉल्यूम देखे, हमने क्या देखे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखे, हमने क्या देखे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखे। दोनों के बिहाफ में हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखे। अब बताओ, कितना भी एयर आप बाहर निकाल लो, सॉरी, कितना भी एयर बाहर निकाल लो, निकालो, निकला, कुछ एयर बचा है बेटा, सारा एयर नहीं निकला। ये दिख रही है, ये एयर को आप कभी नहीं निकाल सकते,
कौन सा वॉल्यूम है ये कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। वेरी गुड, ये इसके नीचे जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इसके नीचे बनेगा एक, कल बताया था मैंने, ठीक है, इधर मैं दूसरी तरफ बना के बता दूंगा। तो ये एयर को हम कभी भी नहीं निकाल सकते बाहर। कितना आएगा बताओ? 1100 से लेके 1200 ml जो एयर है ये होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वॉल्यूम को याद कैसे रखोगे वो समझना है हमें, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। कल कुछ लोगों को वाइटल कैपेसिटी में डाउट आ रहा था, वो भी मैं क्लियर करा देता हूं। देखिए बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिंपल टर्म में याद रखना, पहले टीवी लिख दो, फिर आईआरवी लिख दो, फिर ईआरवी लिख दो, फिर आरवी लिख दो, समझे? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल मतलब नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट। किसका कॉल आ रहा है बेटा? ठीक है, देखा जाएगा बाद में। नॉर्मल ब्रीथ इन और नॉर्मल ब्रीथ आउट हो गया। फोर्सफुली ब्रीथ इन क्या कहलाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली ब्रीथ आउट क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली ब्रीथ आउट के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में बचा है, क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। अब कैपेसिटी देखते हैं। कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम जो है इन दोनों के साथ कॉमन रहेगा, तो यदि आईआरवी है या फिर ईआरवी है, यदि मान लो इसके साथ टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो और इसके साथ भी टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो, आई के साथ आई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा, ई के साथ ई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, क्या आ गया बेटा? इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इतना समझा? यदि हम तीनों को भी जोड़ देते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो है ही है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को भी जोड़ दिया, क्या बोलेंगे इससे बताओ? वेरी गुड, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है समझो। देखो बेटा, ये हमारा लंग्स है, इस लंग्स के दो पार्ट, नीचे रेसिडुअल वॉल्यूम है, बाहर साइड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। थोड़ा सा वॉल्यूम हम एयर लेंगे, कितना एयर लिए? टाइडल वॉल्यूम लिए। नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। एक काम करो, क्या आया? हाँ वेरी गुड बेटा। देखिए, अब देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं हम? ब्रीथ इन कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। हाँ, जितना भी मैं ब्रीथ इन कर रहा हूं फिर उसके बाद ब्रीथ आउट भी होगा ऑटोमेटिक। क्या हुआ? मैंने सबसे पहले इतना एयर लिया, कौन सा वाला लिया बताओ? ये वाला आएगा ना, फोर्सफुल लिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो फिर टाइडल वॉल्यूम भी लूंगा, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लूंगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होता। जब मैं पूरा एयर जब बाहर निकालूंगा तो मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालूंगा बेटा। पहले देखो, अब मुझे लेना है, तो जब मैंने पूरी एयर अपने अंदर से एफर्ट लेके बाहर निकाल दिया और सारी एयर जब, मुंह से नहीं निकालूंगा, ठीक है, सारी एयर जब बाहर निकल गई, बाहर निकालने के बाद जब मैं एयर ले रहा हूं, तो जब मैं एयर ले रहा हूं तो सबसे पहले मैं फिल करूंगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैं फिल करूंगा टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद मैं फोर्सफुली लूंगा, तो कौन सी आएंगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो तीनों को जब जोड़ देंगे तो इतना जो डेटा है ये हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाता है। क्या आ जाएगा? ये हमारा वाइटल कैपेसिटी। देखो अभी मैं काम कर रहा हूं, सारा ले रहा हूं, सारा ले लिया, अब मुझे छोड़ना है। सबसे पहले क्या निकाला? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर क्या निकाला? टाइडल वॉल्यूम, फिर क्या निकाला? तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। यदि हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जब फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर फोर्सफुल इंस्पायर के बाद सारा कुछ एक्सपायर कर रहे हैं, तो दोनों का कैलकुलेशन में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कहलाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाता है बेटा? ये वाइटल कैपेसिटी। थैंक यू बेटा प्रणय। प्रैक्टिकल क्लास जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल है, यही मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर कमेंट। ओके चलो, तो वाइटल कैपेसिटी भी हमें समझ गई। अब इसके बाद बताओ क्या बचा?
इसको हमने इसके साथ जोड़ लिया, इसको हमने इसके साथ जोड़ लिए, इसको दोनों के साथ जोड़ लिए। एक काम करते हैं, अब ये आखिरी के इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते ना। तो ERV को हम लोग यदि RV से जोड़ते हैं तो यहां फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और यदि हम ये सारे को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ? टोटल लंग्स कैपेसिटी। यही तो हमको जानना था। यदि हमने टोटल लंग्स कैपेसिटी पता कर लिए तो लंग्स का साइज कम है या ज्यादा है, और ब्रीथिंग में कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, कौन सा डिसीज है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या कुछ इंजर्ड हो गया है, वो सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट होता है, इसे PFT टेस्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, यदि किसी को ब्रीथिंग से रिलेटेड कफ है, स्नीज है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके लिए एक PFT टेस्ट होता है, एक इओसिनोफिलिया टेस्ट होता है। आगे चल के जब सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको इओसिनोफिल बताऊंगा, ब्लड काउंट क्या होते हैं, ब्लड टेस्ट कैसे होते हैं वो भी समझाऊंगा। तो आपको समझेगा कि हाँ सर ये ब्लड रिपोर्ट हमने देखे, ऐसे कुछ नाम हम लोगों ने देखे, बट आज समझ में आया कि इसका रोल क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। और इस तरह से यहाँ पे कुछ कैपेसिटीज और कुछ वॉल्यूम्स जो हमने यहाँ पर देखे, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझाऊंगा। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछिए, फिर इसमें अलग अलग कैलकुलेशंस देखते हैं। ये सारे पार्ट को अब ग्राफ की हेल्प से देखते हैं, सारे पार्ट को हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट से देखते हैं। बताओ टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 से लेकर 3000। ये ml में आएगा बेटा सारा डेटा, ठीक है, ml में इधर लिख दे रहा हूं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 3000 से लेकर के 3500 ml, ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500। ERV कितना था? 1000 से लेकर 1100। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1500 से लेकर 1600 ml। बताओ इनमें यदि हम इसको जोड़ देते हैं 500, फिर उसके बाद हमारा इंस्पिरेटरी ये वाला और एक्सपिरेटरी ये वाला, कितना आ रहा है बताओ? कौन सा वाला है हमारा? टाइडल वॉल्यूम, ERV और IRV। चलो जोड़ के देखते हैं। 500 है, फिर ये वाला ले लेते हैं 1100, फिर ये वाला ले लेते हैं 3000। कितना आ रहा है बेटा बताओ? 0 0 5 और ये 6 और ये 4, 4600 के आसपास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग हम देखें। जनरली 3400 से 4800 तक के हो सकता है वाइटल कैपेसिटी, बट एग्जैक्ट रेशियो देखेंगे तो इतना आता है ml में। ये वाला जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना आएगा बताओ? ERV कितना होता है? 1000 से लेके 1100। ये कितना होता है? 1100 से लेके 1200। मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 2100 से 2300 के आसपास जो है FRC आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते भी। अब इसी पार्ट को यदि हम देखें तो इसी पार्ट में हम लोगों का एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, क्या चीज? एक ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। कितना? इनहॉलेशन, एक्सोलेशन। फोर्सफुल इनहॉलेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? टाइडल वॉल्यूम को इनहॉल करना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट देके बाहर का इनहॉल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो एक ये वाला आ जाएगा, फिर इसको और आगे तक के बढ़ा देते हैं। फिर फोर्सफुल एक्सोलेशन के बाद क्या हुआ? और हम लोग यहाँ पे फोर्सफुल एक्सोलेशन ये आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास दो डेटा आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया? ये हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये क्या हो गया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला क्या हो गया? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो ये रिमेनिंग बचा है ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एरो मार्क कर देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इस टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको जोड़ देते हैं। कहां से? इतना जो पार्ट है ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो यहां से लेके यहां तक के
ये क्या आ जाएगा बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक काम करते हैं हम लोग, जो है नीचे वाला जोड़ लेते हैं, ये वाला टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक काम करते हैं हम इतना जोड़ लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये आ जाएगा क्या चीज, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? हेलो, अब मेरे पास इतनी कलर है यार, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना जोड़ लेते हैं, एक काम करते हैं कलर के ऊपर कलर चला के देखते हैं, ठीक है। पढ़े ना हमने साइंस, कलर पे कलर, नया कलर बन जाएगा, ठीक है। नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, बन। हाँ चलो, जो भी प्रॉब्लम आया होगा रिवाइज कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम हमने देखे, नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली ब्रीथ इन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली ब्रीथ आउट। इसके बाद भी कुछ एयर है, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिया, क्या बन गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिए, क्या बन गया हमारा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिए, क्या बन गया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। बट यहां से लेके इतना जोड़ दिए, क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, इतना। और यदि हम यहां से लेके यहां तक के ये सारा पार्ट यदि हम जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। समझ गए? जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने के बाद ये स्क्रीनशॉट लेना है और आप लोगों को नोट्स बनाना है, समझे? और नोट्स बनाने के बाद मुझे शेयर भी करोगे, ठीक है बेटा? क्लियर हुआ? अब आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने डायग्राम से समझाया, मैंने फॉर्मूले से समझाया, मैंने ट्रिक की हेल्प से समझा दिया, सारा रिवाइज करा दिया। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ओके, एग्जाम में कभी कभी ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। चलो, तो फाइनली ये पार्ट तो हो गया हमारा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमने देख लिए हैं, एनाटॉमी और जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स और ये सारे पार्ट, ट्रैकिया, सब हमने देख लिए हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है मिस? अब हम लोग यहाँ पर नोट्स बनाकर हो गए। वेरी गुड बेटा जानवी, ग्रेट। नोट्स शेयर किया करो बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। और एक बात याद रखे, टेलीग्राम पे पोस्ट करना, व्हाट्सएप पे पोस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको लगेगा सर ने देख लिए हैं, बट वहां पे देखता नहीं हूं मैं। सारी चीजें आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट करो, ठीक है? रिस्पॉन्स भी मिलेगा कैसा है। हाँ चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करने वाले अभी हम लोग? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ, तो अभी देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो अब तक के जो भी हमने पढ़े उसका एक ओवरव्यू हम लेते हैं, ठीक है? और उस ओवरव्यू के बाद यहाँ पे हम लोग आगे का जो पोर्शन है उसको समझेंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस एक्सचेंज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बेटा एयर जो है नोज की हेल्प से हमारे लंग्स तक के पहुंचा। लंग्स तक के पहुंचा मींस एयर जो है लंग्स में हमारा प्रेजेंट है, क्या चीज? एल्वियोलाई। समझ गए? तो एयर जो है वो कहां पहुंचा? एल्वियोलाई तक के। एक काम करते हैं, एल्वियोलाई का कलर हम दूसरा लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझेंगे। तो ये हो गया क्या चीज? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा हार्ट, ठीक है? ये हार्ट जैसे बना रहा हूं ऐसा होता नहीं है, बचपन से हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। हार्ट के बाद फाइनली बेटा यहां पे हमारा बॉडी टिश्यू और बॉडी सेल्स प्रेजेंट है। समझ गए? तो अभी देखिए क्या होता है,
ये हार्ट जो है ब्लड को इधर से रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद यहां से जो पंप कर रहा है, मीन्स ये जो हार्ट ने ब्लड पंप किया वो कौन सा ब्लड पंप किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट लंग्स तक के, एल्वेलाई तक के पास कर देगा। समझ गए? तो ये जो है ये क्या हो गया? एल्वेओलाई। ये जो है ये क्या है? हार्ट। और ये जो है हमारा सेल्स हो गया। इतना समझा? अब जब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक के गया तो यहां पे क्या होगा बताओ? ये इसके पास डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या है? इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसने उसे दे दिया। फिर इधर से ये क्या लेगा बताओ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेते ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करते बेटा रेड कलर से। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, और हार्ट से फाइनली इस तरह से ये क्या होगा बेटा? हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यू तक के पहुंचेगा। और बॉडी सेल्स और टिश्यू तक के पहुंचने के बाद अभी यहां पे क्या होगा बताओ? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस से ये रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर मैकेनिज्म हो रहा है। मींस यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इधर पास हुआ, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये इधर पास हुआ। इधर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और यहां पे ऑक्सीजन जो है अंदर आ जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज जो है कहां कहां पर हुआ बताओ? एक तो ये एल्वेओलाई से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से एल्वेओलाई के बीच में। सेकंड जो हमारा एल्वेओलाई से ब्लड और ब्लड से एल्वेओलाई में। हार्ट का रोल तो सिर्फ पंप करना है। ठीक है, फिर अगला बेटा इस सेल्स में जो है और ब्लड के बीच में आया है, और यहां से एक्सचेंज हुआ है। तो 3 जगह गैसियस एक्सचेंज यहां पे ब्लड का हो रहा है। समझे? अब यहां पे जो गैसियस एक्सचेंज जो है ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, और दूसरा डिपेंड करता है परमेबिलिटी जो मेम्ब्रेन की है उस पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहां पे डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म है जिसमें गैस का जो मूवमेंट होता है अपने हाई प्रेशर वाले एरिया से अपने लो प्रेशर वाले एरिया में होता है। समझे? तो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में जो गैस का मूवमेंट होगा, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स गैसियस लॉ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, गैस अपनी मस्ती में आगे बढ़ रही है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना? मतलब यदि यहां पे गैस का मिक्सचर है और मैंने ब्रीथ इन किया तो यहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, बट ब्रीथिंग में ऑक्सीजन ही जा रही है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहां पे PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली वो प्रेशर ही है, बट थोड़ा सा हमको टेक्निकली समझना पड़ेगा ना, इसलिए उसको PO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एज इट इज सिमिलर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो। समझे? अब हम लोग देखो पार्शियल प्रेशर की हम बात करें तो कहां पे कौन सी गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पे आपको एनसीईआरटी में एक डेटा है, मैंने स्लाइड शेयर किया हूं आप लोगों के लिए, वो शेयर करता हूं। ठीक है, जिससे आपको समझेगा अच्छे से। तो गैसेस एक्सचेंज में जो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड जो है ये बनाया हूं, किधर गए ये वाला। तो देखो बेटा ये जो स्लाइड है यहाँ पर, इस स्लाइड में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज, रेस्पिरेटरी गैसेस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा। अब ये रेस्पिरेटरी गैसेस और ऑक्सीजन हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या चीज बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, उसी के साथ साथ वहां पे एल्वेओलाई में कितना है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये दिया हुआ है। तो थोड़ा सा काम करते हैं, पहले तो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है इसके कुछ डेफिनेशन हम समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो गैसेस एक्सचेंज का जो मेन साइड जो होता है, प्राइमरी साइड, वो है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई जो है ये क्या है बेटा, प्राइमरी साइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस एक्सचेंज जो होता है एक तो एल्वेओलाई और ब्लड के बीच में होगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेटा गैसेस एक्सचेंज
ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। आप लोगों को स्लाइड पे ही फोकस करना है, यदि आपने स्विच कर लिए होंगे तो प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, बड़े स्क्रीन में आपको स्लाइड और छोटे से स्क्रीन में साइड में मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे अपने आप को एनलार्ज होकर दिखाना होगा तो मैं खुद ही यहाँ से सेटिंग चेंज करूंगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है वहां पर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो एल्वियोलाई और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा, बट एक्सचेंज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? सिंपल डिफ्यूजन, जो बेस्ड है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो यहां पे जो बता रहा हूं, एक तो ये एल्वियोलाई और ये ब्लड, ये प्राइमरी साइड है, समझ रहे हो? दूसरा ये ब्लड और ये टिश्यू, ये सेकेंडरी साइड है। दो जगह पे हो रहा है, बट ये किस पर डिपेंड करेगा? डिफ्यूजन प्रेशर पे। डिफ्यूजन प्रेशर मतलब यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल 10 है और इधर 5 है, तो बताओ गैस के मॉलिक्यूल जो है किधर से किधर मूव करेंगे? ये ए है और ये बी है, ए टू बी होगा या फिर बी टू ए होगा? जल्दी से बताओ बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड, ए टू बी ही होगा ना। ठीक है, इसके अलावा और कहीं तो होगा नहीं, समझ रहे हो? तो यहां पे ए टू बी जो है गैस का क्या होगा? मूवमेंट होगा। समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड बेटा, सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, ग्रेट। अब यहां पे अगेन एक और चीज देखना है। यहां पे देखिए, यदि किसी भी जगह पे सबसे ज्यादा एयर प्रेजेंट है तो कितना है, और सबसे कम एयर प्रेजेंट है तो कितना है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पे, अब इसका काम तो हो गया, ये हटा देता हूं यहां से। यहां पे आप लोग याद रखना बेटा, यदि किसी भी जगह पे गैस का पार्शियल प्रेशर यदि हम मिनिमम देखें, मिनिमम तो कितना कम हो सकता है? 100? 0? नहीं बेटा, यदि हम लोग यहां पे केस नंबर 1, मिनिमम पार्शियल प्रेशर, मिनिमम पार्शियल प्रेशर हम देखें तो ये कितना कम होगा? तो ये बेटा होता है 40 mmSg, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? तो ये सेकंड चीज, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारे लिए टॉक्सिक होता है, तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, समझे? तो मैक्स टू मैक्स कितना बढ़ेगा? तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 45 mmSg तक के ही बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। तो मैक्सिमम वैल्यू यदि हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये रहेगा 45 mmSg, मिलीमीटर मरकरी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? तो इतना पार्शियल प्रेशर यहां पे बढ़ेगा, समझे? तो अब देखो बेटा, जो भी मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हूं, ब्लू वाला पार्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा ना आपको? ब्लू वाला ये इधर का जो पार्ट है ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर साइड ये जो हम देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है ना? हेलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो है बेटा ये टिश्यू है हमारा, टिश्यू या फिर सेल्स। और ये टिश्यू कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होता है। कैसे होता है ये टिश्यू? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन लिया, ग्लाइकोलाइसिस किया और उसकी वजह से ऑक्सीजन को यूज कर लिया, बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कि पहली चीज तो फर्स्टली, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? ठीक है, हाँ देखिए पहली चीज तो यहां पे आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें जो चीज कम है, तो सबसे कम क्या हो सकता है? यहां पे बताओ, रिस्पॉन्स करो चैट में। सबसे कम क्या होगा बेटा यहां पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम क्या होगा? यार मिक्स आंसर आ रहे हैं बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा है ना बेटा वहां पर, समझ रहे हो ना? हाँ वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यदि हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? अभी के अभी याद हो जाएगा बेटा, रटना नहीं पड़ेगा। कम कितना होता है? इधर रूल्स बताया मैंने, कम कितना होता है बताओ जल्दी से।
जानवी ऑक्सीजन पूछ रहा हूं, कम कितना होता है? गुड बेटा आदित्य, गुड चैताली। जीरो प्रणय, लगता है आपने ये वाला कंसेप्ट नहीं सुने, मैंने जो बताया था। रूल्स याद रखो, दो रूल्स है। कोई चीज कम होंगी तो कम से कम 40 होंगी, कोई चीज ज्यादा होंगी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा 45 होगा, समझे? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, तो कम होता है तो कितना होता है? कम होता है तो बेटा ऑक्सीजन जो है ये 40 mmHg होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ज्यादा है, समझे? तो यहां पे मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा बताओ? CO2 यहां पे मैक्सिमम रहेगा तो कितना मैक्सिमम हो सकता है? वैष्णवी बेटा 60 कैसे होगा? 45 रहेगा। कितना रहेगा? 45 mmHg। समझ गए? कम होगा तो सबसे कम 40 mmHg, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 45 mmHg। समझ में आया? ठीक है, टेंशन ना लो। यदि आपको नहीं समझेगा ना तो इतना पार्ट ना 2-3 बार रिवाइज करके वीडियो से देख लेना, सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अब मुझे बताओ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम, सबसे कम क्या होगा बताओ? जो कम वैल्यू रहेंगी वो किसकी रहेंगी? वेरी गुड। कम क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कम होगा बताओ? बताएंगे कितना कम होगा? वेरी गुड, अभी आप लोग सही हो। कम होगा मींस 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कम रहेगा। ये टिश्यू की हम बात करें तो इस टिश्यू में सबसे कम क्या होगा बताओ? जल्दी से बताओ, इस टिश्यू में कम क्या होगा? वेरी गुड, यहां पे ऑक्सीजन कम होगा। कितना होगा ऑक्सीजन टिश्यू में? वेरी गुड, 40 mmHg। तो इस टिश्यू में सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा बताओ? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना होगा बताओ? वेरी गुड, कितना रहेगा? 45 mmHg। ग्रेट। ओके, गैस के मूवमेंट का लॉ क्या कहता है बताओ? सारी चीज आपको मालूम है बेटा, आज का लेक्चर आपसे याद करवा के लूंगा मैं, गारंटी है मेरी। समझे? ट्रिकी लेक्चर आज का। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? गैस का मूवमेंट कैसा होगा? वेरी गुड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझे? तो जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो गैस का मूवमेंट होता है, तो मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में कितना है? 45 mmHg। ये ज्यादा है ना यार, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। जस्ट वेट, कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। हाँ देखिए बेटा, ये टिश्यू है, इस टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना है? 45 mmHg। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बताओ? 40 mmHg। मतलब यहां पे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, बट ब्लड में कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो जाएगा। समझे? तो कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से निकल के इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इधर ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली इधर ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई है, अभी बताया नहीं मैंने, बाद में बताता हूं, ठीक है? इधर ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई है, तो हाई है तो ये हाई है, और इधर क्या है? कम है, तो हाई वाला इधर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इस ब्लड से कहां चले जाएगा? टिश्यू में। एक मोमेंट समझ में आ गया? क्वेश्चन ये भी है ना कि क्यों गैस वहां पे जा रही है, समझा? यही चीज हम यहां पे देखें तो बेटा अब दो जगह हमको देखना है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। समझे? तो मैंने आपको एक चीज बताया था, कोई चीज कहीं कम होंगी तो सबसे कम कितना होता है? 40 mmHg। तो यहां पे एल्वियोलाई में कम क्या होगा बताओ? जल्दी से बताओ, एल्वियोलाई में सबसे कम क्या होगा? क्या होगा और कितना होगा एल्वियोलाई में?
वेरी गुड, यहां पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वो कितना रहेगा बताओ, 40 mmSg। ग्रेट। तो यहां पे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mmSg। तो ये 45 mmSg कहां चला जाएगा बेटा, अपने हाई से अपने लो की तरफ। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चला गया। इतना समझा। अब देखो बेटा, जब एल्वेलाई में ऑक्सीजन आएंगी ना, तो आएगी तो वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहती, 100 नहीं रहती, 100 से भी ज्यादा होती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, मैक्स टू मैक्स रहेंगी, मतलब मैक्सिमम यहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसी की कुछ डाउट आए क्या, वीडियो ब्लर हो रहा है यार, नहीं यार मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो ब्लर का, बाकी लोग बताएंगे बेटा वीडियो ब्लर है क्या, क्लियर है। ठीक है बेटा, यदि ब्लर होगा तो आपके साइड से प्रॉब्लम हो रही होगी, रीजवाइन कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम आता है फोन को रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, लैपटॉप से देख रहे हो तो लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। हाँ तो देखो, अब यहां पे मैंने ये जो पार्ट बताया आप लोगों को, तो अब इतने इसमें देखिए, ऑक्सीजन यहां पे जब आ रही तो 100% तो आ रही है, लेकिन 100% में 100 नहीं रहती। एल्वेलाई में इधर से जो ऑक्सीजन आता है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन जो होता है बेटा 104 mmSg होता है। ठीक है, और इधर भी जब जाएगी तो बहुत ज्यादा जाती है, कितना 95 mmSg। सिर्फ ये दो याद रखना आपको बस, इधर +5 कर देना, इधर -5 कर देना। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूं। इतना समझा के पहले ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। CO2 और O2 की वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये बोर्ड में क्लीन करने वाला हूं, यदि इसमें से किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जाने वाले हैं, रिपीट करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक तो आपको एल्वेलाई देखना है, दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद नीचे जो आएगा आपका ये टिश्यू आ जाएगा। तो एल्वेलाई में एयर आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से CO2 लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगा, एल्वेलाई में आ जाएगा। तो यहां पे याद रखना, कोई भी चीज कम होंगी तो कम कितना होगा, 40 mmSg। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो मैक्स टू मैक्स कितना ज्यादा होगा, 45 mmSg। इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो कम जो है सबसे कम, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम होगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो कितना कम होगा, 40 mmSg। तो ऑक्सीजन कम है मतलब कितना, 40 mmSg। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो मैक्स टू मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यदि हम देखें कम कोई चीज है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम कितना हो सकता है, 40 mmSg। ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे 95 mmSg रहेगा। टिश्यू में हम देखेंगे तो टिश्यू जो होता है बेटे डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, तो यहाँ पे सबसे कम जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन कितना है, 40 mmSg, बट कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा, मैक्स टू मैक्स 45 mmSg। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो 45 वाला 40 की तरफ मुंह कर जाएगा। समझ में आया। फिर इस तरह से जैसे इधर कार्बन डाइऑक्साइड आया तो इधर बढ़ गया, फिर इधर से जब जा रहा था एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेंगी, मतलब कितना 40 mmSg, तो इधर 45 वाला कार्बन डाइऑक्साइड इधर मुंह कर जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ी देर के बाद एक टेबल बता रहा हूं, उससे समझेगा आपको, एक टेबल के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, जब भी जस्ट वेट करो। और ये वैल्यू आपको याद भी हो जाएगी, टेंशन ना लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो गैस के एक्सचेंज की हम बात करें तो यहाँ पे एक तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ऑक्सीजन, और दूसरा हम लोग लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या बना रहा हूं मैं, पहली चीज तो एल्वेओलाई, एल्वेओलाई के बाद क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू।
समझ गए? अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कम वैल्यू है वो हम ले लेते हैं, सबसे कम वाला जो वैल्यू रहेगा वो ले लेते हैं, ले लेते हैं ना। हेलो, तो सबसे पहले बताओ कम वाली बात। तो कम की यदि हम बात करें तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कम क्या रहेगा बताओ, रिस्पॉन्स देते जाओ, अभी आपको याद करा दूंगा बेटा। ये जानवी, आपका जो डाउट है थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछो, ठीक है? वेरी गुड। एल्वियोलाई में कम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यदि कम हुआ तो कितना रहेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा तो 40 mmSg रहेगा। एक काम करते हैं, mmSg तो हम ऐसे समझेंगे, यहां पे नहीं लिख रहा हूं, कितना रहेगा 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम क्या रहेगा बताओ? डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन रहेगा, कितना रहेगा? ऑक्सीजन 40 आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम क्या रहेगा बताओ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कितना आएगा? 40 आएगा। समझ रहे हो? टिश्यू में सबसे कम क्या रहेगा बताओ? अगेन ऑक्सीजन रहेगा, कितना रहेगा? 40। अब कार्बन डाइऑक्साइड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है बताओ? 45। तो 45 mmSg कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में है। 45 और 45 वैल्यू हो गई। याद कौन सी करना बताओ? एक ये और एक ये, बाकी तो सारी याद हो गई ना। तो अब बताओ, एल्वियोलाई में जब एयर उधर से आ रही है तो 100 में 100 से ज्यादा होता है 104, जब ये इधर जाती है तो इसमें कितना होता है 95, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आई कितनी थी 104, यहां पे कितनी है 40, तो ये डायरेक्टली इधर ट्रांसफर हो जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब ये यहां पे ट्रांसफर होंगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टर्न हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन 95। अब 95 यहां पर है, यहां पे कितना है 40, तो ये ऑक्सीजन यहां से इधर चला जाएगा। समझा? ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, क्या बन गया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना है बताओ? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, तो 45 वाला डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया तो कितना हो जाएगा बेटा? 45। फिर 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, तो ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा? एल्वियोलाई में। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, समझे? इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? देखो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में शेयर करता हूं, ये डेटा आपके स्लाइड में मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, ये वाला। तो अब देखो इसमें एक और डेटा आता है, एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mmSg ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है? 0.3 mmSg, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में 159 है, तो 159 वाला डायरेक्टली 104 पे इजीली आ जाएगा। इधर 40 है और इधर 0.3 है, तो ये वाला यहां से इजीली बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से बेटा गैस का मूवमेंट होता है। इतना पार्ट समझ में आया होगा, तो आगे के पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। 104 कैसे आया बेटा? ये एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जो एयर जाएगा वो 104 होता है, ये स्टैंडर्ड डेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 159 mmSg एटमॉस्फेयर में है, लेकिन सारा का सारा ऑक्सीजन एल्वियोलाई में नहीं जाएगा ना, ठीक है, वो सिर्फ 104 mmSg तक के ही जा पाता है, ठीक है। प्रणय क्लियर हुआ बेटा? और किसी के डाउट है कुछ? देखिए यदि आप आपके पीसी या लैपटॉप पे आप यदि जूम चला रहे हो और लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो जूम ने एक न्यू फीचर्स दिया है, ठीक है। वहां पे देखिए एक तो स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड के साथ ही साथ आपको एक छोटे से विंडो में मैं आपको दिख रहा हूं, उस विंडो को स्क्रॉल करके आप स्लाइड के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। तो स्लाइड के साथ साथ आप मुझे भी देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज भी आपको दिखेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी समझेगा। और बाकी चीज, यदि आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो तो मोबाइल फोन में छोटा सा आपको साइड में दिख रहा है और बड़ा सा स्क्रीन में आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, ठीक है। बट थोड़ा सा पीसी में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा यदि आप पीसी के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू क्लास कर रहे हो तो।
अब एल्वियोलाई में बेटा 40 mmHg है ना, जो कम होगा तो कितना कम होगा ऐसा हम देख रहे हैं, तो कम का वैल्यू हम देख रहे हैं। तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आएगा। जानवी समझा? ओके, किसी को और कुछ पूछना है इसमें? यदि नो तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। ऑल क्लियर, वेरी गुड। देखिए बेटा नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपका ब्रीथिंग वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। ये संडे तो आपका टेस्ट नहीं है, बट नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रहेगा, तो आप लोग ब्रीथिंग जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ठीक। कुछ भी प्रॉब्लम, एनिमेशन, एनिमेशन मिलेगा बेटा, एनिमेशन तो बताया था ना इसके पहले भी मैंने, गैसेस एक्सचेंज का एक एनिमेशन दिखाया हूं मैंने, आज के स्लाइड में रेडी नहीं किया मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लेक्चर में डिजाइन नहीं किया मैंने वाला। आपने लास्ट लेक्चर देखे होगे बेटा मयूरी, उसमें है एनिमेशन, देख लो एक बार, एक्सचेंज कैसे होता है गैस का, वहां पे दिया हुआ है। ओके, चलो एक काम करते हैं, लाइन टू लाइन अब हम एनसीईआरटी डेटा को समझेंगे। देखिए गैसियस एक्सचेंज जो यहां पर हो रहा है, यदि हम गैसियस एक्सचेंज को समझे तो गैसियस एक्सचेंज में पहली चीज तो बेटा देखिए एल्वियोलाई जो है प्राइमरी साइट होती है, जिसकी हेल्प से गैसियस एक्सचेंज यहां पे प्रॉपरली होगा। गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के अलावा ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, जहां पे सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स काम करती है। सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स के साथ ही साथ यहाँ पे ये बेस्ड है प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है और मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो कितना होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये वाला जो स्टेटमेंट जो है वो क्या बताना चाह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इस स्टेटमेंट में यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि यदि मान लो ये हमारा एल्वियोलाई है और ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज जो होती है बेटा, तो इसको सराउंडेड करे एक मेम्ब्रेन रहेंगी और इसको सराउंडेड करे भी एक मेम्ब्रेन रहेंगी, और इन्हीं के बीचों बीच में बेटा अगेन एक मेम्ब्रेन रहेंगी। तो बेटा ये जो मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है, ये कितना थिकनेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तब जाके ये बेटा ये गैस आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाएंगी। तो पहली चीज तो बेटा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड थिंग बेटा गैस का सोल्युबिलिटी कितना है, ये भी बहुत मायने देता है। तो सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड मैंने क्या बताया था बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मींस क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का मूवमेंट होता है, समझे। तो गैसियस मूवमेंट जो है हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ जाएगा। मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो कितना है वो भी मायने देता है, और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी उस गैस की कितनी है। तो बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हम सॉल्युबिलिटी देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 25 टाइम्स मोर परमिएबल होता है, मोर सॉल्युबल होता है। इसलिए देखना कार्बन डाइऑक्साइड ना जल्दी से बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी में, लेकिन ऑक्सीजन को अंदर जाने में टाइम लगता है, समझे। तो यही वाली स्लाइड जो है मैं आप लोगों के साथ अभी यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे क्या देखिए हमने, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, और एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। क्या चीज, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है, और गैसेस का जो सोल्युबिलिटी है, ठीक है, और डिफ्यूजन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे किस चीज को, बता दो जल्दी से, हमारा गैस का मूवमेंट किस तरह से होने वाला है उस चीज को। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, जो प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ वो कैसे हुआ है। तो प्रेशर जो कंट्रीब्यूट हुआ है, ये गैस का जो मिक्सचर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें से कोई भी गैस कहीं पे भी नहीं जाएंगी, ठीक है। ऑक्सीजन अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से यदि किसी गैस का अपने एक साइड प्रेशर ज्यादा है तो वो अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ इजीली क्या करेगी, मूव कर जाएगी, समझे। तो इस तरह से प्रेशर यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और इस पार्शियल प्रेशर को मैंने आप लोगों को बेटा इस वाले डायग्राम में एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम लोगों ने समझे
एल्वियोलाई में बेटा एयर ऑक्सीजन कम है बट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, में एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन इजीली पास हो गया। ब्लड में बेटा ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, एल्वियोलाई में ज्यादा है, तो एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ऑक्सीजन जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है बट टिश्यू में कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो कहां से बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में चला जाएगा। समझ में आ गया? इसके पहले वाली स्लाइड देखना है, ये लो बेटा, ये वाला स्लाइड देख लो जल्दी से, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। साक्षी बेटा देख लो, हाँ बेटा प्रणय देख लो, क्लियर हो गया सारी चीजें? ओके अदिति, ठीक है बेटा, क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें, इस स्लाइड में किसी को? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग फिर। ओके चलो ग्रेट, तो यहां पे हम लोगों ने ये वाला पार्ट देखिए, इसके बाद मैं आपको सॉल्युबिलिटी बता रहा था। ठीक, ये वाले डायग्राम को समझते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा, इस डायग्राम में क्या बताया है, इस डायग्राम में यहां पे ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो इंस्पायर्ड एयर जो आपको दिख रही है, ठीक है, मींस यहां से ऑक्सीजन जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 है और एल्वियोलाई में 104 है, बट यहां पे ऑक्सीजन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है बेटा, ओनली 40 mmHg, तो यहां से ऑक्सीजन इधर आ गया, फिर ये ऑक्सीजन यहां से इधर जाएगा, तो यहाँ पे 95 mmHg है बट यहाँ पे ओनली कितना है, 40 mmHg, तो यहां से इधर चला जाएगा। ऐसे ये इधर से यहां से इस तरह से ये बाहर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है क्या होता है बेटा, गैसियस ट्रांसपोर्ट और गैसियस मूवमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? क्या बताया बेटा, ऑक्सीजन इधर आया, यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, यहां से इधर गया। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा टिश्यू से ब्लड में आया, ब्लड से पास हुआ, एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई से बाहर निकल गया। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके, हाँ बेटा वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आगे क्या आ रहा है, इसके बाद देखिए यहां पे सिमिलरली यदि हम ग्रेडियंट की हम बात करें, तो जो ग्रेडियंट जो है बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का पहले तो ज्यादा था तो हमारे ब्लड में कम था, टिश्यू में कम था, तो आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा है, ब्लड में कम है, और एल्वियोलाई में उससे कम है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू में गया, बट कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड और ब्लड से क्या होगा, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर। इस तरह से क्या हो रही है, पास हो रही है। समझ गए? फिर सॉल्युबिलिटी यदि हम देखें बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना, 20 से लेके 25 टाइम्स जो है ज्यादा होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इजिली मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, समझे, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन जो होता है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो कैसे फॉर्म होती है वो हम समझ लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को समझाया था। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना पार्ट? तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है और कैसे काम करती है ये हम देखेंगे, यही यहाँ पे मैंने बनाया हूं ये डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए बेटा, हमेशा याद रखना हमारा कोई भी ऑर्गन जो होता है, ठीक है, जैसे स्किन की आउटर लेयर कह लो, आउटर मतलब अंदर साइड एक लेयर होती है, हमारा जो विसरल ऑर्गन का आउटर लेयर या इनर जो लेयर होता है वो एक स्पेशल टिश्यू से प्रोटेक्टेड रहता है, कवर्ड रहता है, जिसे इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे बेटा, 4 टाइप के टिश्यू है हमारे बॉडी में। इपिथेलियल टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कि ब्लड जो कनेक्ट करता है हमारे अलग अलग ऑर्गन को, और एक नर्वस टिश्यू होता है जो हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे 4 टिश्यू में एक टिश्यू है जिसे इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं।
तो अब ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में बेटा एक यहाँ पे कवर्ड किया हुआ एक टिश्यू है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कवरिंग है, इसी तरह से ये जो ब्लड कैपिलरी है, उसी टिश्यू का एक और पार्ट यहाँ पे भी कवर्ड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये जो टिश्यू है, यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक इपिथेलियल टिश्यू है। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, स्क्वेमस इपिथेलियम। क्या कहते हैं इसे? स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। अब ये अंदर साइड में है तो इसको क्या है, एंडोथेलियम कहेंगे। वही टिश्यू का टाइप है बेटा, स्क्वेमस सेल्स है, बट ये क्या है, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम टिश्यू, समझ गए? और इन दोनों के बीचों बीच में बेटा यहाँ पे एक सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, जो नॉन सेलुलर टिश्यू होता है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, जो इसको और इसको आपस में जोड़ के रखेंगी। इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये होता है बेटा नॉन सेलुलर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लेयर है जो नॉन सेलुलर होता है? किसमें बेटा? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन सी लेयर होती है जो नॉन सेलुलर होती है? तो कौन सी होती है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, या बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं इसे, जो इन दोनों को चिपका के रखा है, जोड़ के रखा हुआ है। तो ये तीनों पार्ट मिलके बेटा क्या फॉर्म करते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या फॉर्म करेंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या आ रहा है बता दो। पहली चीज तो ये जो सरफेस है, इपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वियोलाई, सेकेंड एंडोथेलियम लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अब बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन टू। तो ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। स्लाइड में मैं बताता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। तो देखिए बेटा यहाँ पे यही मैंने बताया, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ये 3 मेजर लेयर से बना हुआ है। ठीक है, स्क्वेमस लेयर जो है कैसा बेटा? थीन होती है, याद रखना। स्क्वेमस लेयर जो है एल्वियोलाई में ये थीन है। एंडोथेलियम जो होता है बेटा एल्वियोलर कैपिलरी में, ये भी थीन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये तीनों से मिलके यहाँ पे फाइनली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है। टोटल थिकनेस जो होता है बेटा इस मेम्ब्रेन का 1 मिलीमीटर से कम होता है, ये याद रखना, लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, और यहां पे बेटा ये एक फैक्टर है जो फेवर करता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली डिफ्यूज कर जाए। एनसीईआरटी का ये एक डायग्राम है, इसमें देखो, इस डायग्राम में आपको एल्वियोलर वॉल का थिकनेस दिख रहा है, एल्वियोलर कैविटी दिख रही है, येलो कलर का अंदर एक आपको पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम जो बेसमेंट सब्सटेंस है, नीचे साइड आप लोगों को जो दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है बेटा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। समझ में आ गया? हेलो बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। ये था आज का लेक्चर हमारा, जो मेन पार्ट जो है मैंने आप लोगों को समझाया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है क्लियर करवा दिया हूं मैंने आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का पोर्शन फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। आज का जो भी डेटा था, जो कोटा था, वो मेरा कंप्लीट हुआ। ओके, समझा कि नहीं समझा ये बताओ पहले। आज का लेक्चर समझ में आया ना अच्छे से? ओके, वेरी गुड। तो बेटा ये जितना समझा ना अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का ओरल टेस्ट जो है वो लेने वाला हूं। नेक्स्ट हमारा कब रहेगा क्लास? नेक्स्ट रहेगा सैटरडे को। ओके, तो सैटरडे हमारा ओरल टेस्ट रहेगा। वैसे मैं बोलता हूं बट लेता नहीं हूं, ये मत सोचना कि नहीं लूंगा। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से, तो आप लोग रेडी रहिए बेटा क्वेश्चनिंग के लिए। ठीक, इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लो। ये नीट अपडेट और जो भी लेटेस्ट है सारा डेटा सबसे पहले मैं यही पोस्ट करता हूं। और एक आपको ये जो लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया हूं, या जितने भी पीडीएफ है वहां पे आपको एक लिंक मिलता है, उसका कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस रहता है। यदि आफ्टर 1 मंथ आपको कुछ पार्ट रिवाइज करने का मन करे तो आप इस प्लेलिस्ट में जाना, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। कम टाइम में आप लोगों को सारा डेटा मिल जाएगा, सारे पीडीएफ नोट्स और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो आज का लेक्चर जो है यही हम कंप्लीट करेंगे।
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ। टेक केयर। बाय बेटा, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।